नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए 61% से ज्यादा मतदान, 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 5वें दौर के लिए कल थमेगा प्रचार। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। पार्टी कल देश भर में मनाएगी विजय उत्सव। कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। उद्धव ने कहा मुंबई में शिवसेना का होगा मेयर। तमिलनाडु में विश्वास मत निरस्त करने की डीएमके की मांग। राष्ट्रपति से मिले कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन। दोबारा शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध। केंद्र ने रामजस कॉलेज मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगी रिपोर्ट। पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला। लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस वाले निलंबित। और पूरे टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। गेंदबाजी ने पहले दिन झटके 9 विकेट। दूसरे दिन 256 रन पर आगे खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। और शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए कल 53 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर 199 निर्दलीय समेत 680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग के साथ ही 403 में से 262 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 12 जिलों की 53 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। इन सीटों पर 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 81 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस दौर में बुंदेलखंड इलाके के 7 जिलों की 19 सीटें भी शामिल हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब गरीब और अमीरों में नहीं होना चाहिए, एक सा देखना चाहिए। जब जनता लाइन में लगी है, वो खड़ी है, तो सबको एक नजर से देखना चाहिए। जो भी सरकार बने पहले भ्रष्टाचार को दूर करे। रोडें, सड़कें, नल, पानी, बिजली व्यवस्था जो इतनी खराब चल रही है, इधर पे व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से दी जाए और यहाँ पर महिलाओं के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा की जाए। जो देश के लिए काम करे और क्या अच्छा काम करे, क्या समझे, बच्चों को समझे क्या चाहिए। जो बेसिक मुद्दा हावी है वो है विकास का, क्योंकि पिछले 20 सालों से हमारे प्रदेश में विकास हुआ नहीं। इस दौर में सबसे ज्यादा 53 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवारों को उतारा, जबकि 48 पर बीजेपी, 39 पर आरएलडी, 33 पर समाजवादी पार्टी, 25 पर कांग्रेस और 199 पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 24 सीटें जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 15, कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5 और पीस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। चौथे चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें बाकी के 3 चरणों पर जा टिकी हैं। लगातार बेहतर हो रहे मत प्रतिशत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कास्ट लाइन को छोड़कर जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है और उम्मीद है कि आने वाली सरकार भी इस बात को ध्यान में रखेगी और विकास को तरजीह देगी। महोबा से मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा और इलाहाबाद से कृति मिश्रा के साथ मैं झांसी से कैमरामैन मनीष भल्ला के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 5वें और छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां करने में जुटे हैं। विकास के वादों के साथ ही तमाम नेता विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें और छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच और बस्ती में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार करने वाली नहीं है। 27 साल यूपी बेहाल कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में 3 चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री हताश होकर लोगों को तोड़ने में जुटे हैं। मोदी जी, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको
उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जरूरत नहीं। मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर, गोंडा और फैजाबाद में रैली की। उन्होंने विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री चाहें विकास कार्यों में हमसे बहस करना चाहें, हम बहस के लिए तैयार हैं। वो अपना काम बताएं, हम अपना काम बताएंगे। और हम तो कहते हैं कि हम पूछते हैं आपसे कि आपने कौन सा काम किया है, और चाहे हमसे पूछ लो कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बहराइच और अंबेडकर नगर में रैली कर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं, और अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं छठे दौर में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नगा समझौते में हर पक्ष की राय ली जाएगी। बीते साल NSCN IM के साथ केंद्र के हुए समझौते के बाद किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि इसे अंतिम रूप देने से पहले सबसे राय मांगी जाएगी। आपको बता दें कि मणिपुर के लोग राज्य की भौगोलिक सीमा नगा के हाथों जाने की आशंका के चलते संशय में हैं। किरेन रिजिजू का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हफ्ते प्रस्तावित चुनावी रैली से ठीक पहले आया है। इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आफ्सपा के खिलाफ 1.5 दशक तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला ने घोषणा पत्र में आफ्सपा हटाने का वादा किया है। प्रजा पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर चुनी गई निकाय में आरक्षण दिया जाएगा और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। प्रजा पार्टी ने मणिपुर को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा किया है। कुछ और अहम खबरें। देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर शिवसेना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही है। हालांकि बीएमसी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। नतीजों से कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस को बड़ा झटका लगा है। इस बीच शिवसेना ने साफ किया है कि मुंबई में उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार मेयर बनेगा। नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने कल देश भर में विजय उत्सव मनाने का ऐलान किया है। दुनिया के सबसे अमीर नगरीय निकाय में से एक बीएमसी के लिए हुए चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में वो नाकाम रही। 2 दशक बाद अलग चुनाव लड़ी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। वहीं एनसीपी और मनसे को भी निराशा हाथ लगी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7, जबकि 14 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को सफलता मिली। 2012 की बात करें तो 75 सीटों पर शिवसेना, 52 सीटों पर कांग्रेस, 31 सीटों पर बीजेपी, एनसीपी को 13, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 28 सीटें मिली थीं। नतीजों के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक शिवसेना और बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल है। 25 वर्ष आम्हाला यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये रुजवण्यामध्ये गेलेली आहेत। आणखीन थोडे दिवस लागतील। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में भी शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पुणे, नासिक, उल्हासनगर, अकोला, नागपुर, सोलापुर और अमरावती में बीजेपी को कामयाबी मिली है। इस प्रकार का भारतीय जनता पक्ष का प्रदर्शन रहा है, मैं अपने आप में मानता हूँ कि बहुत ही अभूतपूर्व इस प्रकार का रहा है। महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं में बची हुई 9 में से 8 महानगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत पर जीत रही है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं पंकजा मुंडे ने परली में पार्टी को मिली हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की। ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतर घात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। ये भी साफ साफ दिख रहा है।
और मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है और मैंने अपने रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी है. माझ्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणण्यात मला यश जरी आलं तरी परळीने जो 4-5 मतांचा कल आम्हाला द्यायला पाहिजे होता तो देऊ शकली नाही. त्याच्याबद्दल पक्षश्रेष्ठींकडे मी चर्चा करेन आणि या जबाबदारी घेऊन ग्रामविकास पदाचा राजीनामा सुद्धा मी मुख्यमंत्री महोदयांकडे देत आहे. बीएमसी का सालाना बजट 37,000 करोड़ रुपए का है, जिस पर पिछले 2 दशक से शिवसेना का कब्जा रहा है. 2 दशक के बाद बीजेपी और शिवसेना ने इस बार यहां अलग अलग चुनाव लड़ा. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. तमिलनाडु में राजनीतिक घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है. डीएमके प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से कल मुलाकात करके मुख्यमंत्री पल्लीसामी का विश्वास मत रद्द करने की मांग की. वहीं डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं. तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष और डीएमके कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले. स्टालिन ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि विश्वास मत रद्द कर दिया जाए और राज्यपाल को गुप्त मतदान के जरिए फिर से शक्ति परीक्षण कराने का आदेश देने का निर्देश दिया जाए. स्टालिन ने राष्ट्रपति को इस बारे में एक ज्ञापन भी सौंपा. एमके स्टालिन सबमिटेड अ मेमोरेंडम to the Honorable President and he briefed him in detail what has happened, and he has also requested the President to intervene and to restore the democracy in Tamil Nadu and also to uphold the constitutional responsibilities which are bestowed upon the legislator there. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एमके स्टालिन ने कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण वाले दिन यानी 18 फरवरी को अप्रत्याशित हिंसा हुई और सभी 89 डीएमके विधायकों को बाहर कर विश्वास मत कराया गया. स्टालिन ने विधानसभा अध्यक्ष से विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही का बिना एडिट किया हुआ फुटेज भी मांगा है, जिसे वो मद्रास हाईकोर्ट में पेश करेंगे. हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को डीएमके से अपने दावे के समर्थन में किसी तरह की रिकॉर्डिंग पेश करने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. 18 फरवरी को अन्ना द्रमुक सरकार ने 11 के मुकाबले 122 मतों से सदन में बहुमत साबित किया था. कार्यवाही के दौरान भारी अवरोध के बाद डीएमके सदस्यों को मार्शल के जरिए बाहर किया गया था. इसके विरोध में कांग्रेस और आईएमयूएल ने भी बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था. डीएमके ने मामले की शिकायत राज्यपाल से की थी. प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. रामजस कॉलेज मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से रिपोर्ट तलब की है. झड़प के दौरान पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने के आरोपों के बीच 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है. साथ ही क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया गया है. कल छात्र संगठन आयसा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध भी किया था. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है. गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में अपनी बात कहने का हक हर किसी को है, लेकिन देश के खिलाफ गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है. There is a freedom of expression in this country. Everybody or every Indian, or for that matter anybody in India, has all the freedom to make any points he wishes to make in any place or any institution. But we should not convert any college, university or any institution into an anti-India hub. गुरुवार को छात्र संगठन आयसा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. झड़प के दौरान गैर पेशेवर रवैये के आरोपों के चलते 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. यूनिवर्सिटी का इलाका है, वहां पर 24 घंटे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा. यूनिवर्सिटी ही नहीं, यूनिवर्सिटी के आसपास जहां लड़के और स्टूडेंट्स बहुतायत में रहते हैं उन इलाकों में भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होगा, ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे और स्टूडेंट्स को एकेडमिक एक्टिविटी में स्टूडेंट्स टीचर्स को कहीं कोई किसी तरह की परेशानी ना हो. जेएनयू छात्र उमर खालिद को रामजस कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने के बाद विवाद शुरू हुआ था. एबीवीपी के विरोध के चलते कॉलेज प्रशासन ने निमंत्रण को रद्द कर दिया था. लेकिन बुधवार को छात्र संगठन आयसा के विरोध मार्च के दौरान एबीवीपी और आयसा के कार्यकर्ताओं में
हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हिंसा के दौरान कई छात्र, शिक्षक और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई के लिए पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को कल हिरासत में ले लिया गया। अभय चौटाला की अगुवाई में नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अंबाला से पंजाब के घग्गर सराय में नहर की खुदाई के लिए मार्च किया था, लेकिन पंजाब सीमा में तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया था। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। साथ ही इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। पंजाब की पुलिस तो गिरफ्तार कर ही रही है। जिस हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी इस नहर के पानी को लाने की, उसने भी हमारे लोगों को रोकने का काम किया। हम 100% 27 तारीख को जब सेशन होगा उस सरकार से पूछेंगे कि क्या तुम्हारी नीयत में खोट था। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। गोवा में कौन ढाएगा गजब? किसकी होगी सरकार? बताऊंगा मैं गोवा से। पंजाब में किसकी होगी बल्ले बल्ले? बताऊंगा मैं पंजाब से। उत्तराखंड में क्या है मतदाताओं के उत्तर? बताएंगे हम उत्तराखंड से। यूपी में चलेगा किसका जोर? ये बताऊंगा मैं यूपी से। मणिपुर में लगेगी किस पे मुहर? बताऊंगा मैं इम्फाल से। विशाल दहिया, पंचानन मिश्रा, अखिलेश सुमन, कृति मिश्रा, प्रणब गोस्वामी, रविंद्र सिंह शोराना, अनुदीवान, श्याम सुंदर, दिलीप खान, नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चक्राता। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। 1 अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके 5 सहयोगी बैंकों का विलय का काम पूरा हो जाएगा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। इस विलय के साथ एसबीआई घरेलू स्तर के साथ वैश्विक स्तर पर बड़े बैंकों में शामिल किया जाएगा। इन 5 सहयोगी बैंकों के विलय के बाद एसबीआई की संपत्ति 37 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके पास 22,500 बैंक शाखाओं और 58,000 एटीएम का विशाल नेटवर्क होगा। इससे ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे। 5 दिन के इस दौरे पर ब्रिटेन के भारत यूके बिजनेस काउंसिल के साथ कारोबार को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्यान देने का भी कार्यक्रम है। 26 फरवरी को वित्त मंत्री फिक्की और ब्रिटिश काउंसिल और भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 27 फरवरी को बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ की मेजबानी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 फरवरी को उनका ब्रिटेन के वित्त मंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रवांडा और युगांडा के 5 दिन की यात्रा पूरी करके आज भारत लौटेंगे। गुरुवार रात उपराष्ट्रपति युगांडा की राजधानी कंपाला से
विशेष विमान के जरिए स्वदेश रवाना हुए। उपराष्ट्रपति रवांडा के 2 दिन का दौरा पूरा करके 21 फरवरी को कंपाला पहुंचे थे। यहां उन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, उपराष्ट्रपति एडवर्ड किवानुका सिकंदी समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। युगांडा और भारत में ऊर्जा क्षेत्र और अंतरिक्ष कार्यक्रम समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। उपराष्ट्रपति ने कंपाला से करीब 80 किलोमीटर दूर जिंजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। युगांडा से पहले यात्रा के पहले चरण के दौरान उपराष्ट्रपति ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, सीनेट के सभापति बर्नार्ड बाकुजा के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। उपराष्ट्रपति भारत और रवांडा व्यापार मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत और रवांडा के बीच 3 अहम समझौते भी हुए। दो दिन के बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर आज बांग्लादेश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें तीस्ता जल बंटवारे और प्रस्तावित गंगेश बैराज जैसे मुद्दे शामिल हैं। बातचीत के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने सीमा विवाद के निपटारे को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सही नीयत से सभी मसले हल किए जा सकते हैं। इसके अलावा शेख हसीना भारत दौरे पर भी उनकी चर्चा हुई। वो अप्रैल में भारत का दौरा कर सकती हैं। शेख हसीना को दिसंबर 2016 में भारत की यात्रा करनी थी। पाकिस्तान में आतंकियों ने एक बार फिर लाहौर के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। गुरुवार को लाहौर में डिफेंस इलाके में शॉपिंग सेंटर में धमाका हुआ। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए। मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अदालत के बाहर आत्मघाती विस्फोट और गोलीबारी में 6 लोग मारे गए थे। इससे पहले 16 फरवरी को सिंध के सैवान में लाल शाहबाज कलंदर सूफी दरगाह पर आत्मघाती हमले में 88 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सेना ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। बात खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहला दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 256 रनों पर 9 विकेट गिर गए थे। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट पर 205 रन पर ही गिर गए थे। आखिरी विकेट के लिए स्टार्क और हेजलवुड के बीच अब तक 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है। धड़ाधड़ गिरते विकेटों के बीच स्टार्क ने तूफानी पारी खेली और महज 47 गेंदों में अर्धशतक बना दिया। स्टार्क 57 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं, वहीं हेजलवुड 31 गेंदों पर 1 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए तो वार्नर ने 38 रन और कप्तान स्मिथ ने 27 रनों का योगदान दिया। अश्विन और जडेजा को 2-2 विकेट मिले, वहीं जयंत यादव ने 1 विकेट झटका। आज देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई शहरों में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। मंदिरों में परंपरागत आरती भी हुई। दिल्ली और मुंबई समेत सभी जगहों पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। शिव भक्त भगवान शिव को बेल पत्ता, बेल, धतूरा, फल और जल चढ़ा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की आज जयंती है। पिछले साल 5 दिसंबर को जयललिता का निधन हो गया था। एक नजर जयललिता के जीवन सफर पर। जो पहले पर्दे की दुनिया से राजनीति में आई जयललिता का पूरा नाम सेल्वी जयललिता जयराम था। उनका जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मंड्या जिले के अय्यर परिवार में हुआ। जयललिता पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। वो वकालत में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म वेन्नी राधे में काम किया। फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और जयललिता का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। जयललिता ने एक हिंदी फिल्म में भी काम किया।
दुल्हन दुल्हन बैठा रोएगा बड़ी की छाँव में। जयललिता ने 1965 से 1972 के दौर में ज्यादातर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी की लगभग 300 फिल्मों में अदाकारी के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता अपना लिया। 1982 में एमजी रामचंद्रन उन्हें राजनीति में ले आए। उन्नीस में ही उन्हें एआईएडीएमके के टिकट पर राज्यसभा के लिए भेजा गया। इसके बाद जयललिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि रामचंद्रन के निधन के बाद पार्टी पर पकड़ हासिल करने के लिए उन्हें काफी पसीना बहाना पड़ा। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना नेता चुना और वो पहली बार सूबे की मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। राज्य में उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में उनका नाम किसी ब्रांड से कम नहीं है। राज्य में अम्मा नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। कभी कभी पार्टी नेता उन्हें पुरातची तलाईवी भी कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब था क्रांतिकारी नेता। जयललिता को कई सम्मान भी मिले। 1972 में राज्य सरकार ने उन्हें कलई ममाने अवार्ड दिया तो 1991 में मद्रास विश्वविद्यालय ने जयललिता को डॉक्टरेट की उपाधि दी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जयललिता को मोहिनी अट्टम, कथकली जैसे नृत्यों का भी अच्छा ज्ञान था। जयललिता अंग्रेजी समेत दक्षिण भारत की लगभग सभी भाषाओं को बोल और समझ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी सिनेमा में अगर गजल किंग का खिताब मिला है तो वो है स्वर्गीय तलत महमूद साहब। 24 फरवरी को 1924 को उनका जन्म लखनऊ में हुआ। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में गीत गाए। आखिरी बार उन्होंने 1966 में फिल्म जहां आरा में गाया। 9 मई 1998 को मुंबई में उनका निधन हुआ। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए 61% से ज्यादा मतदान, 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 5वें दौर के लिए कल थमेगा प्रचार। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। पार्टी कल देश भर में मनाएगी विजय उत्सव। कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। उद्धव ने कहा मुंबई में शिवसेना का होगा मेयर। तमिलनाडु में विश्वास मत निरस्त करने की डीएमके की मांग। राष्ट्रपति से मिले कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन। दोबारा शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध। केंद्र ने रामजस कॉलेज मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगी रिपोर्ट। पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला। लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस वाले निलंबित। और पुणे टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। गेंदबाजों ने पहले दिन झटके 9 विकेट। दूसरे दिन 256 रन से आगे खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।